अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे ही जनवरी से हम फरवरी के अंदर दाखिल होते हैं, मौसम अचानक से तब्दील होना शुरू कर देता है। सुबह के टाइम सर्दी होती है, जैसे ही दोपहर होती है धूप तेज़ हो जाती है, धूप के अंदर आप नहीं बैठ सकते। रात के टाइम पे अचानक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है कि आपको कंबल ओढ़ना पड़ता है, जर्सी पहननी पड़ती है। यही परिंदों के साथ हो रहा है कि सुबह सर्दी है, दोपहर को गर्मी है, शाम को फिर सर्दी और रात को बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे फरवरी का मौसम ठीक चल रहा है। इन्हीं चेंजेस और अचानक होने वाली तब्दीलियों की वजह से घरेलू घुमाने के साथ साथ कमर्शियल पोल्ट्री में भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे मसाइल के ऊपर बात करेंगे जो आपको या तो आ रहे हैं या आपको आने वाले हैं और हमने उसका हल तलाश करना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओपन फार्मिंग या घर की छत पे मुर्गियां रख के चलते हैं। कंट्रोल शेड के अंदर फिर भी फ़ैन से, ब्रूडर से हम कहीं ना कहीं टेम्परेचर वेरिएशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बहरहाल कंट्रोल शेड वाले भी ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, डेली बेसिस के ऊपर फ़ोन आते हैं, आप कोई कोर्स करवा रहे हैं, सुपरवाइज़र बनने का कोर्स आप करवा रहे हूँ, घरेलू कमाने के ऊपर फार्मिंग कैसे करनी है, ब्रॉयलर फार्मिंग कैसे करनी है, गोल्डन मिस्री की फार्मिंग कैसे करनी है, लेयर फार्मिंग कैसे करनी है। मेरा जवाब होता था नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़, अभी मैं पहला कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ मास्टरिंग ब्रॉयलर फार्मिंग के ऊपर। आप एक अच्छा सक्सेसफुल ब्रॉयलर फार्मिंग का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। ये कोर्स आपको बहुत जल्द मेरी वेबसाइट वेट बायो ट्रेडर्स के ऊपर बहुत ही मुनासिब पैसों के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। मैं इसको पेटीएम पे भी रखूँगा, शॉपिफाई पे भी रखूँगा, जहाँ से इजीली आप डाउनलोड इसको कर सकें। उर्दू हिंदी ज़ुबान के अंदर होगा विद इंग्लिश सबटाइटल्स। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला मसला है, अचानक से टेम्परेचर गिर गया है और उसकी वजह से होने वाले मसाइल। अब आप हम केस स्टडी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि इजाज़ साहब हैं, उन्होंने पहले दिन पे बर्ड प्लेस किया है, लेयर है, ब्रॉयलर है या कोई भी परिंदा उन्होंने रखा है। अब पहले दिन पे उनके बर्ड को चाहिए 24 घंटे के लिए 33 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 33 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जिसको हमने डेली 0.3 डिग्री कम करना होता है। तो आप देखें, रात के टाइम पे बर्ड रिसीव हुआ, उन्होंने ब्रूडर ऑन कर लिया, टेम्परेचर शेड का या खुडे का या उन्होंने व्हाट्सएवर जहाँ भी ओपन शेड में रखा हुआ है कर्टन लगा के आपने टेम्परेचर को मैनेज कर लिया। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होगा, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो रहा है, अब आपने ब्रूडर को ऑफ़ करना है। ऑफ़ कर देते हैं। जैसे ही दोपहर का टाइम आएगा तो यहाँ पे मसला क्या आ गया, टेम्परेचर बाहर बढ़ गया। अब हमने क्या करना है, हमने ब्रूडर ऑफ़ करने के साथ साथ वेंटिलेशन को मैनेज करना है। हम पर्दे डाउन करेंगे। जो हमने हाउस को रात को पैक किया था, सिर्फ चंद वेंट्स खुले हुए थे या कर्टन्स जो थे वो 1-1 फिट खुले हुए थे, उनको हो सकता है 2-2 फिट खोलना पड़े, 3-3 फिट खोलना पड़े। रात को अगर आपका पंखा नहीं चल रहा था तो दिन के टाइम फ़ैन ऑन हो जाएगा। और इसी तरह जैसे ही आप शाम के टाइम पे टेम्परेचर आपका गिरना शुरू हो जाएगा, दोबारा फिर आपकी भाग-दौड़ हो जाएगी कि अब मैंने अंदर हीटर का इंतज़ाम करना है, मैंने पर्दे ऊपर करने हैं, मैंने फ़ैन को टाइमिंग पे लगाना है। तो ये सडन फ्लक्चुएशन से आपकी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आपने इसी तरह मैनेज करना है। टेम्परेचर जिस तरफ जा रहा है आपने बर्ड को उस तरफ कंफर्टेबल रखना है। विंडो मैंने आपको बताई है कि 33 डिग्री टेम्परेचर रखना है। इसी तरह अगर किसी का परिंदा 30 दिन का है, ये 1 महीने का, वहाँ पे हमें 26-27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो आपने उसको भी इसी के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करना है। अब दूसरा पॉइंट है डस्ट एलर्जी, सांस के मसाइल या अमोनिया की वजह से सांस के मसाइल। अब होता यह है कि आप अगर प्रॉपर वेंटिलेशन को मैनेज नहीं कर पाए, आपने रात को कर्टन बंद कर दिए, जैसे अक्सर मुझे शिकायत आती है कि बर्ड का मसला हल नहीं हो रहा। होता यही है कि रात को मुकम्मल तौर पे खुडे को या शेड को पैक कर देते हैं, कोई वेंटिलेशन नहीं हो रही होती, उसमें अमोनिया गैस बनती है। ट्रेकिया के अंदर एलर्जी का शिकार होता है, नॉस्ट्रल के अंदर एलर्जी होती है, फिर म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके गले में खुर रेशा शुरू हो जाता है और फिर नज़ला ज़ुकाम की तरफ चला जाता है। वेंटिलेशन पुअर है तो अमोनिया के साथ साथ डस्ट एलर्जी भी होती है। जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं बाहर से, वो शेड के अंदर ज़्यादा देर के लिए रुक रहे हैं, वो ज़्यादा देर के लिए रुक रहे हैं तो आपके परिंदे के सांस के मसाइल में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं। तो आपने वेंटिलेशन को यहाँ भी बहुत अच्छे से मैनेज करना है। वेंटिलेशन मैनेज करने से अमोनिया गैस जो बन रही है वो शेड से सर्कल होती रहेगी, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आएगी, डस्ट पार्टिकल शेड से निकलते रहेंगे, आपका बर्ड कंफर्टेबल रहेगा। अब टेम्परेचर वेरिएशन का फीड और पानी के मैनेजमेंट के साथ भी ताल्लुक है, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। ज़्यादा सर्दी होती है, परिंदा इकट्ठा होना शुरू होता है शेड के अंदर और वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं करता, फीडिंग पैन तक नहीं जाता, पानी पीने के लिए नहीं जाएगा, पानी का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, फीड कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। जब ज़्यादा गर्मी होगी तो बर्ड
पेंटिंग करना शुरू कर देता है, अपनी मैक्सिमम एनर्जी पेंटिंग में खर्च करता है और फिर वो अपने आप को ढीला ढाला लेथार्जिक फील करता है, फिर भी वो पानी और फीड की तरफ नहीं जाता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फरवरी के अंदर अपने हवा के सर्कुलेशन को, वेंटिलेशन को मैनेज रखें। आप अपने परिंदे के ऊपर नज़र रखें, जब उसकी फ़ीड में हल्की सी भी चेंजेस आए, पानी की मिकदार में हल्की सी भी चेंजेस आए तो उसको मैनेज करें। आप उसको उस टाइम पे फ़ीड ऑफ़र करें जिस टाइम पे बर्ड सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, जैसे कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम, क्योंकि रात में ठंड होगी, दोपहर को गर्मी होगी, तो आपने फ़ीडिंग टाइम को मैनेज करना है। पानी अगर रात का टाइम है तो फ्रेश वाटर सप्लाई करें, कोशिश करें ओपन शेड के अंदर रात को पानी ना रखें या खुड्डों के अंदर पानी ना रखें। कंट्रोल शेड में रात को फ्रेश वाटर दें ताकि वो बीमार की तरफ ना जाए, उसकी बॉडी का यकदम टेम्परेचर ना गिरे। और इसी तरह दिन के टाइम पे भी उनको फ्रेश वाटर ऑफ़र करें ताकि टैंकियों में गर्म पानी परिंदा फिर वो पिएगा नहीं और आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। चौथा पॉइंट है लिटर मैनेजमेंट। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होती है, लाजमी तौर पे वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं होती, बर्ड बराबर पूप कर रहा है और पूप के अंदर जो पानी आ रहा है उसकी वजह से लिटर गीला होना शुरू हो जाता है। अब उस लिटर को ड्राई करने के लिए हम फिर रैकिंग करते हैं, हम फिर वेंटिलेशन दे रहे होते हैं, लेकिन अगर वेंटिलेशन पुअर है तो लिटर गीला रहता है। गीला रहने की वजह से उसमें अमोनिया बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार परिंदा उसके ऊपर बीट खारिज कर रहा है, वहाँ नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और फिर अमोनिया गैस बनना शुरू हो जाती है और आपके परिंदे में सांस के मसाइल चलना शुरू हो जाते हैं, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। उसमें कॉक्सी, जब गीला होगा लिटर तो उसमें कॉक्सी बननी शुरू हो जाती है। कॉक्सी के मसाइल इस मौसम में इसी वजह से तकरीबन हर एक दूसरे शेड के ऊपर आ रहे हैं और वो उनके पीछे वजह भी गीला लिटर है। अगर शेड में कहीं पे भी ड्रिंकर लीक हो गया है या गिर गया है या परिंदों ने पानी कहीं पे गिरा दिया है, अपने घड़े रखे हुए पानी उनसे गिर गया, तो उसको मुकम्मल तौर पे सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर वेंटिलेशन पुअर है तो गीला लिटर निकाल के उसकी जगह खुश्क लिटर डालें, खुश्क बुरादा डालें। अगर बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, रैकिंग पॉसिबल नहीं है तो निकाल दें, वरना उसके ऊपर खुश्क जो बुरादा है उसका छिड़काव करते रहें ताकि परिंदा डायरेक्टली गीले बुरादे के साथ कांटेक्ट में ना आए। जब परिंदा बार बार उसके कांटेक्ट में आएगा तो खुद को ठंडा गर्म फील करेगा, बुखार हो जाएगा, टाइफाइड का शिकार हो जाएगा, इकोलाई आ जाएगी जिसे हम बम्बर फुट डिजीज़ कहते हैं, उसका शिकार हो जाएगा। फिर एक अलहदा से आपके इकोनॉमिक्स के ऊपर उसका बोझ पड़ेगा। तो आपने लिटर को गीला नहीं होने देना, ड्राई भी नहीं होने देना। ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से डस्ट पैदा होगी, फिर बर्ड को एलर्जी होगी और वो सांस के मसाइल में उलझ जाएगा। और आखिरी पॉइंट है डिज़ीज़ कंट्रोल। अब ये जो मसाइल हैं, ये सबसे ज़्यादा मसाइल जुड़े हुए हैं उसके सांस के मसाइल के साथ, यानी उसमें माइकोप्लाज्मा बन सकता है, उसमें इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस का इशू आ सकता है, उसमें इकोलाई का प्रॉब्लम आ सकता है। ये तमाम मसाइल वेंटिलेशन के साथ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस के साथ, लिटर के गीले होने यानी बुरादे के गीले या खुश्क होने के साथ लिंक्ड है। एक परिंदा किसी न किसी मसले में उलझेगा और फिर वो साथ साथ दूसरों को भी अपने साथ शामिल करता जाएगा, बीमारी शेड के अंदर तेज़ी से फैलना शुरू हो जाती है। इस सूरत हाल से बचने के लिए सबसे पहला पॉइंट है वैक्सीनेशन। आपने जो रानीखेत की बीमारी है, इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस यानी आईबी का मसला है या गंबोरों का मसला है, उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी है। वैक्सीनेशन का शेड्यूल हर किस्म के परिंदे के लिए मैंने इस वीडियो में अपलोड किया हुआ, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आप जाकर स्क्रीनशॉट लेके इसके मुताबिक अपने परिंदों की वैक्सीनेशन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है एंटीबायोटिक कोर्सेज़। आप अपने पहले आने वाले डे ओल्ड चिक को इकोलाई साल्मोनेला से बचाने के लिए आप उसको एंटीबायोटिक का कोर्स देंगे। उसके बाद फिर माइकोप्लाज्मा का कोर्स आएगा, उसके बाद फिर आखिरी कोर्स एंट्राइटिस का दिया जाएगा। ये वाले कोर्सेज़ आप मेरी पहले हफ़्ता किस तरह से है ब्रॉयलर या लेयर फार्मिंग में, दूसरा हफ़्ता किस तरह से है, तीसरा हफ़्ता किस तरह से है, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी है। और तीसरी चीज़ है सपोर्टिव थेरेपी। लिवर टॉनिक्स का इस्तेमाल करें, इम्यून बूस्टर्स का इस्तेमाल करें। सांस के मसाइल हैं तो वेंटोलिन जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल करें, ब्रोमेक्सिन जैसे म्यूकोलिटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपके परिंदे को डिस्कम्फर्ट से बचाएंगी। आप अपने बर्ड के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं मेंथोल का, ताकि किसी किस्म की डस्ट एलर्जी है या अमोनिया की वजह से कोई एलर्जी बन रही है तो वो परिंदा उससे रिकवरी की तरफ चला जाएगा। इस टाइम गाड़ी के अंदर मैंने आपको बताया कि एसी चल रहा है, वरना बैठना बहुत मुश्किल है। अगर आप मिरर ओपन करेंगे तो डस्ट आएगी या शोर आएगा। वीडियो शूट करने के लिए आपको एसी ज़रूरी हो गया है। इतनी गर्मी है कि आप धूप में बैठ नहीं सकते। रात को सर्दी हो जाती है, कंबल ओढ़ना पड़ता है, बाज़ औक़ात तो हीटर भी चलाना पड़ जाता है। तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परिंदे डिस्टर्ब हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को आपने लाजमी प्रेस कर लेना है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग डिमांड करते हैं मेरे प्रोडक्ट्स की, और वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप उस पर जाके भी देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए ये एक अच्छी बात है कि दराज के ऊपर वेट बायो ट्रेडर्स के नाम से मेरी शॉप ओपन है, और वहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं उनके रिव्यूज़ भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में कहीं भी बैठ के आप ऑर्डर करना चाहते हैं, आप दराज के ऊपर जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे तो आपको दराज शॉप का लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके दराज के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, मेरा नंबर दिया जा रहा है, इस पर आपने व्हाट्सएप के ऊपर कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। उसके बाद आपने मुझे नंबर पे कॉल करनी है। आपका नंबर अटेंड होगा सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। अगर आप 11 बजे से पहले कॉल कर रहे हैं तो माज़रत नंबर अटेंड नहीं होगा, आप दोबारा करेंगे। अगर आप 5 बजे के बाद कर रहे हैं तो माज़रत अगले दिन आपको कॉल बैक आएगी। कॉल बैक आप लोगों को लाज़मी आएगी। अगर आपने एक दफ़ा कॉल कर दी है तो खुदारा एक दफ़ा कॉल करके छोड़ दिया करें, बार-बार कॉल ना किया करें। बंदा कहीं मसरूफ़ होता है तो आपको कॉल बैक डेफ़िनेटली आएगी। मेरी पीआर का नंबर नीचे आ रहा है, आप इनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम है 11 से 5। अगर आप मेरे चैनल को, मेरी कॉज़ को, मेरे काम से आप मुतमिन हैं और चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पेट्रियन पे जाके आप एज़ लो एज़ $5 तक मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मेरी फिजिबिलिटीज़ को परचेज़ करना है या आप किसी भी और चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पेट्रियन पे जाएंगे। अगर आप पेड कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो उसके लिए भी आप patreon.com/poultry with डॉक्टर कामरान पे जाके कोई भी मेंबरशिप ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर भी फॉलो करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।